अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, अपने इस प्रोग्राम में बात करते हैं कुछ अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल पर। और आजकल मौजूद गुफ्तगू वैसे तो मुल्क की सियासी सूरत हाल है। गुज़िश्ता कई बरसों से देखने में ये आया है, मुशाहिदे में ये चीज़ आई है कि लोगों की ज़्यादा दिलचस्पी मुल्क की सियासी सूरत हाल में है। और यही वजह है कि शब रोज़ जो ख़बरें हम देखते हैं उसमें हमें सियासी मामलात ही गालिब नज़र आ रहे हैं। और गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम में एक बात हमने कही, थोड़ी सी जूम आने बात होती है। अब ये बड़ा मुश्किल होता है, हर चीज़ हर शख्स को समझाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश ये है कि बात आप तक पहुंचा दी जाए कि मुल्क के जो मामलात हैं, जिन इदारों और जिन लोगों के हाथ में हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो क्या सोच रखते हैं। और बड़ी अजीब एक बात है, हर शख्स को दिलचस्पी ये है, ये हमारा एक बहसियत मजमुआ एक मिजाज है कि हम अपने काम से ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं कि हमारे साथ जो है वो क्या काम कर रहा है। यही हमें गली मोहल्लों में सूरत हाल नज़र आती है। जब हम इर्द गिर्द नज़र डालते हैं, लोग अपने मामलात से शायद बेखबर होते हैं, लेकिन उनको ये ज़्यादा दिलचस्पी होती है कि साथ वाले घर में क्या हो रहा है। और इसी पे बैठ के सारा सारा दिन तबसरे होते हैं। और यही कुछ अक्कासी टेलीविज़न के ऊपर हो रही है, ड्रामों के ज़रिए आप देख रहे हैं। शब रोज़ यही मामलात आपको दिखाए भी जा रहे हैं और शायद इस काम पे आपको डाल दिया गया है। इसी तरह जैसे हमने आपको डाल दिया ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर, अहम ख़बरों के ऊपर, तो शब रोज़ शायद यही हमारा काम रह गया है सुबह से लेकर शाम तक के फलाना के हवाले से किसी आम इदारे के सरबराह ने जो बयान दिया है या जो मामलात अदालत में होते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, हर थोड़ी देर बाद उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दिखाते रहते हैं। तो बहर अब ये हमारा एक काम रह गया है, हम सारा दिन बैठ के बस यही करते हैं। और जब ये काम करेंगे तो फिर जो हमारे अपने मसाइल हैं उसके हवाले से कौन बात करेगा या कौन दिलचस्पी लेगा, ये मुमकिन नहीं है। एक आम आदमी का जो मसला है, मैं हमेशा बार बार कहता हूँ, लोग कहते हैं कि आप रोज़ाना वही बात दोहराते हैं, यही सारे मामला हमारे पास कहने के लिए शायद रही ये कुछ किया है। वो एक आम आदमी का, एक आम पाकिस्तानी का मसला ही शायद ये है, उसको पीने का साफ पानी मैसर नहीं है। पहले किसी ज़माने में मिसाल दी जाती कि 2 वक्त की रोटी मैसर हो, अब वो 2 से कम होकर अब 1 वक्त की रोटी तक बात जो है वो जा पहुँची है। और जो कुछ हम पढ़ते आए हैं, मादनियात से माला माल, कुदरती वसाइल से माला माल, न जाने इस किस्म की कितनी बातें दरसी किताब में पढ़ते आए। पता ही ये चला कि वो सब जो बताया गया था वो झूठ पर, वो झूठ रचा बसा हुआ है। बड़ी तल्ख बात है, यकीनन बहुत सख्त लगेगी, नागवार भी गुजरेगी, लेकिन यही हमारा मिजाज है। झूठ सुनना, झूठ कहना अच्छा लगता है, और अगर कोई सच बात कह दे बहुत ज़्यादा ना, जैसे लोगों के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, उनको सीधी और सच्ची बात बताई जाए। सारी सूरत हाल की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हम पर भी आयद होती है। तो कोशिश करते हैं प्रोग्राम के ज़रिए जो मामलात हैं इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए, सच्चाई का सामना करने की कोशिश करें, थोड़ा बहुत सच बोलने की कोशिश करें। और सुबह का वक्त होता है, वैसे तो हमें बहुत सारे पैगामात मिलते हैं, कोई मेकअप के हवाले से कोई प्रोग्राम करें, कोई खाना पकाने के हवाले से कुछ ऐसा दिखाएं, कुछ आप भी बुलाएं किसी टिकटॉकर को, किसी उसको, कोई फार्मूला 1 गाड़ी बनाने वाले को। तो कोशिश होती है कि इस तरह के क्रिएटिव जो लोग हैं अपने तय कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जो बासलाहियत हैं मौका दिया जाए। जब भी मौका मिलता है ऐसे लोगों को ज़रूर सामने लाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो दीगर मामलात और मसाइल हैं इसके ऊपर भी कोशिश करते हैं कि बात करें। तो कोशिश करेंगे सुबह के वक्त प्रोग्राम की नौइयत, क्योंकि दूसरे प्रोग्राम से मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ख़बरों के हवाले से यकीनन गुफ्तगू होती है, लेकिन बिल्कुल एक मुख्तलिफ अंदाज में, जिसमें आपको सच्ची बात सुनाने और समझाने की कोशिश करते हैं।
ये कोशिश अपनी जारी रखेंगे। इसके साथ साथ सेहत के हवाले से जो मामलात और मसाइल हैं उसके ऊपर बहुत सारे पैगामात होते हैं मेरे पास, बड़ी एक तवील फहरिस्त है। वो सवालात जो हैं वो कोशिश मैं करूँगा इंशाल्लाह आगे चल के प्रोग्राम में ज़रूर उसको शामिल करूँ, इसके ऊपर गुफ्तगू भी करूँ। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, बहुत देर से हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, उनको मैं सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा और उनसे आज ये जो मुल्की जो सूरत हाल है, मौशी सूरत हाल ख़ास तौर पर और तामीरात के शोबे के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो जिस तरह की इस्तिलाहात बाहर से आई हैं कि यहाँ पर मुतारिफ़ करवाई जाएँ, तो इस शोबे को क्या नुकसान, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस शोबे की तरफ भी आप नज़र डालेंगे आपको नुकसान ही नुकसान यहाँ पर जो है वो नज़र आएंगे। तो अब तामीरात के शोबे के अंदर क्या कुछ होने वाला है, ख़ास तौर पर IMF की जो नई शराइत आयद की जा रही हैं उसका क्या नतीजा निकलेगा, इन मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। मौजूद मेहमान सैयद रोशन अली वारसी साहब CEO हैं यूनिवर्सल स्टेट बिल्डर्स DHA कराची, तशरीफ़ फरमाएँ, उन्हें खुश आमदीद कहूँगा। रोशन साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए और हमारी गुफ्तगू सुनने के लिए और इसे बर्दाश्त करने के लिए। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा ज़रा जो सूरत हाल है ख़ास तौर पे जैसे कंस्ट्रक्शन का शोबा है, तामीरात का शोबा है, मज़ीद टैक्स जो है वो लगाया जा रहा है और ये रुकने वाला सिलसिला नहीं है। अभी कुछ देर पहले मैं और आप इस बात को डिस्कस कर रहे थे प्रोग्राम के आगाज़ से कबल कि एक आम आदमी की पहले तो पहुँच से दूर हुआ अपना घर बनाना, अपना मकान बनाना, अब शायद उसकी सोच से भी कहीं बहुत दूर चला गया है। मेरे ख़्याल में वो कभी इस बारे में सोच भी नहीं सकेगा जिस किस्म की पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। फरमाइएगा आप क्या सोच रखते हैं इस हवाले से? जी हम तो आज अपनी दिल की बात नहीं करते जाते हैं कि मतलब हमारा दिल भी हल्का हो जाए और लोगों तक भी पैगाम पहुँच जाए जो हमारी बातें हैं वो हम लोगों तक पहुँच। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब तक ये मुल्क है उम्मीद रहेगी, मैं बिल्कुल आखिर सांस तक भी अपनी उम्मीद रखूंगा, उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें आई हैं कि जब तक जिसने उम्मीद ख़त्म कर दी फिर वो हार जाता है, जिसकी बहुत खूब। उम्मीद जिंदा है वो आगे चल के अपने कामयाबी ज़रूर हासिल करता है। जी तो रहा ये कि ये हमारा बड़ा खूबसूरत मुल्क है और इस मुल्क में हमने खुशहाली बहुत देखी है। वक्ती तौर पे आजकल लोग बहुत परेशान हैं और जो माशी हालात की आपने बात की है तो जाहिर सी बात है इस वक्त तो माशी हालात बिल्कुल बेकाबू हो गए। और मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे लीडरान हैं उन लीडरान में 24 करोड़ या 25 करोड़ जितने भी लोग हैं उनकी नुमाइंदगी एक वज़ीर ख़जाना साहब करते हैं। जी ये वज़ीर ख़जाना साहब के पास जब ये अख्तियार है तो वो अपना कोई भी IMF से डील करने से पहले क्यों नहीं सोचते कि भाई इस मेरे एक फैसले से कितने लोगों के घर के चूल्हे बंद हो जाएंगे, कितने लोगों की बद्दुआएं मिलेंगी। आप ऐसा कोई फैसला करें जो सबके हक में बेहतर हो, IMF को कन्विंस करें। जबकि हमने सुना था कि IMF से ये बहुत अच्छी डीलिंग करते हैं, बहुत अच्छी उनसे बार्गेनिंग करते हैं, उनको मनाते हैं। अब मैं समझता हूँ कि इनके भी जाने का टाइम है, मुश्किल तो 1 महीना भी नहीं है। तो जब वो अगर जाने से पहले बिल्कुल तूफ़ान खड़ा कर दिया वो महंगाई का, और आपको नहीं अंदाज़ा इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग परेशान हाल हैं, तो उसको ये कौन सही करेगा? देखें आपने फैसला किया आप चले जाएंगे, अब पीछे जो भुगतेंगे वो तो उनको दुआएं तो नहीं देंगे। तो आपको हमेशा वो काम करना चाहिए जिससे आपको दुआएं मिलें। जी लोगों के चूल्हे बंद हो गए। अब आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसके ज़रिए आप पूरे मुल्क को चलाते हैं, उसके अंदर रोज़गार बेताशा है क्योंकि इससे जुड़ी हुई अलाइड इंडस्ट्री जो है उसके साथ भी लाखों करोड़ों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। अगर ये सब चीज़ें आपको ऐसे टैक्सेस, अपनी जो टैक्स लग गए थे ना लोग उससे ही परेशान हैं। पिछले साल जो टैक्स लगे थे लोग उससे परेशान है, इस साल अभी और लगा दिए, अभी मज़ीद लगाने हैं। जी तो ये चाहते क्या है ये मेरी समझ से बाहर है। मतलब वो एक ही मरतबा बता दें कि भाई इसको करना क्या है लोगों को। आपने जैसे भी बात की कि वो जो लोग अभी अपना घर बनाने का सोच रहे हैं, देखें अभी इस वक्त बनाने का कोई नहीं सोच रहा। इस वक्त जिनके घर बने हुए ना वो चलाना उनके लिए मुश्किल हो बिल्कुल गया। ऐसा ही आपने सही बनाना कहा, तो बात की बात है, बनाना तो चलाना मुश्किल हो बिल्कुल गया ऐसा अभी ही, लोगों जिनके के पास लिए। हैं शायद वो चला भी नहीं सकते, ऐसा जी ही है। जी, तो वो बड़ी सफ़ेद पोशी, यकीन माने लोगों की वो सफ़ेद पोश लोग आज भी सिर्फ उनके पास एक ही रास्ता है कि मर जाएं।
और मर भी जाते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलता, और मर जाते हैं सफ़ेद पोशी के अंदर, क्योंकि उनकी तरबियत में ये चीज़ शामिल है कि वो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते। बिल्कुल अच्छा, ऐसा ही। इनको ये लीडरान जो है ना, ये लीडरान की जिम्मेदारी है। ये समझ लें कि ये लीडरान, अगर ये हमारी जो लीडरशिप है, अगर इनको, तो इनका तो काम है कि लोगों की मदद करना, उनके लिए सहूलत पैदा करना। ये आके सिर्फ बोझ डाल देते हैं आईएमएफ को खुश करने के लिए। भाई आईएमएफ का सोचें, आईएमएफ तो आगे चल के आपको सांस भी नहीं लेने देगा, बल्कि वो तो बोलेगा ऑक्सीजन जो आप लोग ले रहे हो जी उसके भी जी, पैसे दो। तो बिल्कुल क्या ऐसा ही। हम उन्हें कोई फैसला करना है या नहीं करना जिंदा रहने का, या सिर्फ आईएमएफ के कहने पे चलना है? आईएमएफ तो जब चाहेगा हमारे को बोलेगा भाई मुर्गा बन जाओ, क्या मुर्गा बन जाएंगे हम लोग? ये बिल्कुल हल ऐसा नहीं ही। है। इसको लिए लीडरान जिनको हम लोग चुन के पहुंचाते हैं ऐवानों में, उनको चाहिए कि वो कोई ऐसा फैसला करें कि आवाम को रिलीफ दें। आवाम को रिलीफ देंगे, हर जगह पे खुशहाली होगी। मैं तो अभी भी पुरुम्मीद हूँ, मगर पुरुम्मीद का भी एक हद होती है। बिल्कुल ठीक पुरुम्मीद है, की भी एक हद होती है कि बिल्कुल भाई ऐसा ही। एक फर्द वाहिद जो है वो हमारे मुल्क का फैसला कैसे कर सकता है 25 करोड़ का? और उससे क्या मतलब हम ये उम्मीद रखें फर्द वाहिद से कि वो जो करेगा बस हम उसको भुगतेंगे? बिल्कुल ऐसा बिजली ही। का शोबा देख लें, पानी का शोबा देख लें, रियल एस्टेट का शोबा देख लें, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का शोबा देख लें। भाई कोई कुछ अल्लाह का खौफ करो भाई, कुछ तो सोचो कि आपके पास तो चलो मेरे ख्याल में आपको पता, यही नहीं पता आपके पास है कितना पैसा, मगर आप बिल्कुल ऐसा सोचिए ही। जिसके पास पैसा नहीं है वो किस तरह से घर चला। ऐसा ही है। इस चीज़ के अंदर मैं एक चीज़ आपको ऐड करना चाहूँगा कि देखें गवर्नमेंट में अच्छे लोग भी होते हैं, और मैं मतलब पहले इनसे वाकिफ़ नहीं था ये कामरान तफूरी साहब से, ये जी गवर्नर जी। सिंध है। तो मैं बड़ी बारीकी से जब से ये गवर्नर बने मैं इनको देख रहा हूँ ना, वॉच कर रहा हूँ। यकीन माने मेरे को ऐसा लगता है कि अल्लाह ने कोई ऐसा फरिश्ता भेज दिया कि जो लोगों का दर्द जो है ना महसूस करता है, बिल्कुल उसके लिए सोचता है मैं क्या करूँ, दिन रात मेहनत कर रहा है। मैं पहले इनको इतना अच्छा नहीं समझता था, मैं भी इनको उसी सब में खड़ा समझता था कि यार जी ये भी जी, एक गवर्नमेंट का नुमाइंदा, ये इतने क्या करना बिल्कुल है ऐसा ही गवर्नमेंट। है। मगर यकीन माने मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, मैं उनको बिल्कुल कोई ऐसा ही। जानता नहीं हूँ, मगर जो अच्छे काम करें उसकी ज़रूर तारीफ़ करनी चाहिए कि उसको देख के दूसरे लोग भी कुछ सीखें। बिल्कुल ऐसा ही अब इनका कोई ये चाहे तो ये भी वही काम कर सकते हैं कि गवर्नर हाउस में बैठ के अपने बस मीटिंगें कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, लोगों को देखें, लोगों का हज़ारों लाखों लोगों का हुजूम होता है उनके बाहर, और वो राशन तकसीम कर रहे हैं। वो लोगों को जो नए बच्चे जो हैं उनको आईटी की ट्रेनिंग फ्री में दे रहे ट्रेनिंग हैं। फ्री में दे तो रहे हैं। जो अच्छी बात है ना यासिर साहब, मैं समझता हूँ वो ज़रूर करनी चाहिए, जो चाहे कोई भी हो। बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल ठीक ये है। अच्छी चीज़ है। मैं समझता हूँ जो मजीद हमारे जो हुक्मरान है या जो लीडर है, देखें ये एक वक्त आपने जाना है, ये समझ लें कि आपने 3 4 साल 5 साल जितने भी आपको मिलता है आपने जाना है, तो आप जाएं, अपनी यादें छोड़ के जाएं कि आपको लोग याद करें। और यही नहीं है यहाँ से जाना है, आपने दुनिया से भी जाना है। बिल्कुल ऐसा तो ही है। कभी कभी इनको क्या खौफ नहीं आता, सोचते नहीं है कि यार ये किसी एक दिन ये जान भी जानी है, तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे, और अल्लाह को छोड़े दुनिया में लोगों को क्या जवाब देंगे। तो ये बहुत सी चीज़ें दिल में मेरी चल रही हैं। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे जो इन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दी है, ये इसका हल नहीं है। इसको खुदारा अभी भी कुछ भी करके अब किसी और जगह डाल दें। आप अगर यहाँ से निकालेंगे एग्रीकल्चर पर डाल देंगे, कि आप वो उतने कोई टेक्सटाइल पर डाल देंगे, तो ये हल नहीं है डालना किसी जी को। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है? अच्छा, अब हम सोल्यूशन भी देंगे तो कोई सुनेगा नहीं। बिल्कुल ठीक है। सोल्यूशन है हमारे पास, बहुत सोल्यूशन है, मगर नीयतें सही हों तो फिर हम सोल्यूशन की तरफ भी आएंगे, हम सोल्यूशन भी देंगे। इस मुल्क को आज़ाद भी करा सकते हैं, कर्जे से भी आज़ाद कर सकते हैं। मगर जाहिर सी बात है, मेरी बात जो है ना बहुत ज़्यादा आप सुन लोगे, 2 4 लोगों को सुन लेंगे, मगर कोई किस संजीदगी से सोचे मुल्क के लिए। हम बहुत संजीदगी से सोचते हैं इस मुल्क के लिए, हमारे बिल्कुल पास ऐसा बड़े ही। प्लान है उसको निकलने के लिए, हम कर्जे से भी आज़ाद हो सकते हैं। मगर अगर ये लीडर जो है हमारे ये चाहें कि हमें निकालना है, इस मुल्क को कर्जे से आज़ाद करना है, तो यकीन माने कर्जे से हर आदमी निकल सकता है। जैसे आदमी का अपना इंडिविजुअल घर होता है, उसको कभी भी कोई कर्जे में नहीं डूबा रहने, उसको निकालने की कोशिश करता है, आखिर निकाल लेता है, क्योंकि उसका अपना घर होता है। इसी तरह मुल्क भी अपना घर है, उसको निकाले। अगर आप नहीं निकाल सकते तो भाई 50-100 लोग और जमा करें, उनसे मशवरा करें। सारे जितने लोग हैं सीरियसली उनसे पूछें कि भाई इसका क्या हाल है। हम कर्जा ले तो लिया बिल्कुल है, ठीक है। गलती हो गई, सही हो गया, गलत हो गया, उसको छोड़ दे। अब अगर जो हो गया उसको सही कैसे करना है, तो सही करने के लिए मैं समझता हूँ किसी को संजीदगी बहुत से खूब, सोचने की बहुत जरूरत खूब, है। आपने बिल्कुल सही कहा कि संजीदगी से सोचना होगा। बल्कि अब तो मैं वाकई देख रहा हूँ कि अब यहाँ तक के तब्दीली आ चुकी है। ये वाली तब्दीली महज नहीं है जिसका सियासी नारा लगाया गया था। मैं नमाज की अदायगी के लिए जिस मस्जिद में जाया करता हूँ अमूमन, वहाँ पे मैं देखता हूँ अक्सर वो दुआ मांगा करते थे कि फ़लाना मुल्क को तबाह व बर्बाद कर दे। आज वो सोच अल्हम्दुलिल्लाह तब्दील हो गई है। अब वो दुआ उसमें तब्दील हो गई है कि वो तबाह व बर्बाद से वो कहता है कि अब जितने भी लोग हैं उन सबको यहाँ से वीज़ा लगा दे और वो वहाँ चले जाएँ। तो ये हम इस हाल तक जो है वो पहुँच गए। तो बहरहाल ये सूरत हाल है।
और इसका हमें सामना है और अल्हम्दुलिल्लाह कोई उम्मीद भी अब बाकी नहीं है। अब सियासी मुहाज पे देख लें जो कुछ हो रहा है, अब ये सारी जो जिन मसाइल हैं, ख्याल ये किया जाता है, ये बताया ये जाता है कि अगर आम इंतखाबात हो जाएंगे तो मामला हल हो जाएंगे। और खादिमी काफ़ी देर से अर्ज़ कर रहा है कि ये जो आम इंतखाबात होंगे, अगर लफ्ज़ इसके साथ इजाफा कर देते हैं कि अगर ये हुए तो इसके बाद जो हुकूमत लामहला तश्कील पाएगी वो जो कुछ अवाम के साथ करेगी, क्योंकि वो तो नागुज़ीर हो चुका है जो उसने करना है, तो वो ये जो वक्त है जो इस वक्त हम गुजार रहे हैं, इससे 10 गुना ज्यादा मुश्किल वक्त जो है वो अवाम के हिस्से में आएगा। तो इसके लिए जहनी तौर पे तैयार रखना है। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि आने वाले वक्त के लिए जो तबाही और तूफान हमारी तरफ आ रहा है, बजाय इसके कि हम बैठ कर जो है वो इंतजार करें कि कोई आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, कि उसके लिए हमें कैसे सर्वाइव करना है। मैं तो यहाँ तक तजवीज़ देने की कोशिश कर रहा था कि हमारे जो प्रोग्राम करते हैं खाना पकाने के, तो कोई ऐसी चीज़ बन जाए या कोई इंसान को पत्ते खाकर जिंदा रहने का जो तरीका बताएं, क्योंकि वो इस हाल तक जो है वो आपको ले गए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात हो रही है, कैसे सेफ्टी को यकीनी बनाया जाए। एक तो एक चीज़ महंगी बहुत, और दूसरा ये कि जो कवानीन है उससे एक आम आदमी इस कदर उलझ कर रह गया है, वो इस बारे में सोचना भी उसके लिए मुहाल है। वो कहता है कि जैसे तैसे किसी ने अगर पैसे बचाने में कामयाब हो भी गया, अगर जो उसमें लगा देता है, तो कहता है इसकी सेफ्टी कैसे हो, ये जरा फरमाइए। देखें, सबसे पहले तो कोई भी एक इदारा होता है ना, उसके लिए एक कानून होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कानून ये है कि आप क्या बना दें तो आपको आपकी सेफ्टी हर चीज़ में आपको सेफ्टी मिलेगी। आपको सेफ्टी करनी, खुद आपको सेफ्टी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिस्टम में सेफ्टी मौजूद है। मगर अब क्योंकि सिस्टम मौजूद नहीं है, तो सिर्फ उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त दो किस्म की लोग होते हैं। एक इन्वेस्ट कर रहा होता है और एक इन्वेस्टमेंट अपने पास ले रहा होता है। तो जो ले रहा होता है इन्वेस्टमेंट, तो उसकी ख्वाहिश होती है कि वो पता नहीं वो टाइटल क्लियर है नहीं है, मगर उसको 2 नंबर तरीके से उसको दिखा के कुछ, और वो जो सीधे साधे लोग हैं उनसे पैसा इन्वेस्ट करवा देते हैं। बाद में जो सीधे साधे लोग हैं उन्होंने बहुत मेहनत से कई सालों की जमा पूंजी जो होती है वो भी उनको जाके देकर आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी मैं चाहता हूँ कि देखें, अल्लाह उनको भी हिदायत दे जो इस किस्म की इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, कि उनकी नीयत में ये होता है कि बस पैसे आ जाएं किसी तरीके से, फिर हम चले जाएं। तो मैं कह रहा हूँ वो अपना काम कर रहे हैं, चाहे सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, मगर ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है या उनका जो रियल एस्टेट एजेंट उनको इन्वेस्टमेंट करा रहा है, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने पैसे इन्वेस्ट करने से पहले सोचें कि क्या ये मैं सही जगह इन्वेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर इतनी तालीम की कमी है कि उनको पता ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करनी कैसी है। अच्छा, किसी ने बताया भाई मेरे कहने से ये इन्वेस्टमेंट कर दो, उसने बोला कितने पैसे देने, 10 लाख रुपए, वो 10 लाख रुपए देकर आ गए। भाई ये टेक्निकल चीज़ें देखें, तो आपने पैसे दे दिए, उसकी ज़रूरत पूरी हो गई, अब 10 दे दिए, 10 की वजह से आपने मजीद जितने में डील हुई है बैलेंस अमाउंट भी आपने उनको देनी है। सेफ्टी कोई है नहीं, तो अब आप किसी और पे भरोसा नहीं करें, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करें, अपने रिश्तेदार पे ना करें, रियल एस्टेट एजेंट पे ना करें। आपको खुद अपने पैसे बचाने, कोई आपके पैसे नहीं बचाएगा। जो आदमी आपको कन्विंस कर रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको क्या पता है कि उसके दिल में क्या चल रहा है। तो आप इन्वेस्टमेंट करें नहीं, अगर लालच में लोग फंसते हैं। बेहतर है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने टेक्निकल चीज़ें जो है, जो कि मैं से पहले भी बता चुका हूँ, फिर बताता हूँ, कि आप जिससे डील करें सबसे पहले वो देखें कि भाई आप वो मालिक है या नहीं उस चीज़ का। चाहे वो गाड़ी खरीदें या कोई प्रॉपर्टी खरीदें, सबसे पहले ये कि मालिक से मिलें। बहुत अच्छी बात। और जब मालिक से मिलें तो वो देखें कि उसने बोला मैं मालिक हूँ। भाई एक तो ये होता है ना, सेल एग्रीमेंट कर लिया मैं मालिक हूँ, नहीं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए कि मैं वाकई डॉक्यूमेंट में जो मालिक है ना, बस वही मालिक है, चाहे किसी ने जितने एग्रीमेंट किए उससे ताल्लुक नहीं। जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो देखें, हाँ ये है, फिर उसको डिपार्टमेंट में जाके वेरीफाई करें कि वाकई है, क्योंकि ऐसा नहीं कि पुराना उसने बेच दिया और अभी भी उतने पेपर रखा हो। तो वो जाकर डिपार्टमेंट से आप ना सर्च निकलवाएं, या डिपार्टमेंट से आप क्लियरेंस सर्टिफिकेट लें, उनको पता चले कि वाकई ये मालिक हैं, कोई ड्यूज नहीं है इनके ऊपर, कोई बैंक से लोन नहीं है। फिर उसके बाद आप जाके उनसे बोलेंगे ठीक है, इसके पेपर की कॉपी भी दें, एग्रीमेंट बनाएं, उनसे शनाख्ती कार्ड की कॉपी लें, उसको पे ऑर्डर के थ्रू पेमेंट करें कि एविडेंस ये कि आप उसके अकाउंट में पैसे गए, या थ्रू चेक पेमेंट करें। ये आपकी सेफ्टी है। सबसे पहले ये समझ लें कि अगर ये काम करेंगे तो वो जो फ्रॉड होगा ना, वो इस पे आएगा ही नहीं। वो बोलेगा नहीं वो हमारे लोग बैठे हैं उनसे करें। वो खौफ ऐसा फैलाया हुआ है कि वो जो खासतौर पर बुकिंग के लोगों में जो ना लोग बैठे हुए अच्छे पैंट शर्ट पहन के अच्छा माहौल बनाया हुआ है,
वहाँ लोग जाते हैं तो अब वो जब वो देख के लोग नर्वस हो जाते हैं कि यहाँ पे हम बात ही नहीं कर सकते। ठीक है। मालिक का आता पता ही नहीं है, वो ज़मीन भी उनकी अपनी नहीं है जहाँ पे बुकिंग हो रही है, पैसे उनको जो है ना जाकर लोग देकर आते हैं, तो गलती उनकी नहीं है, वो तो स्मार्ट है, वो तो जानता है पैसे निकलवाना, पैसे बचा जो लगा रहा है उसकी गलती है कि वो दे क्यों रहा है पैसे। अच्छा, यही बात अभी कुछ नज़र से मामलात गुजरे हैं। अब ये तो यहाँ लोगों को असल में बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है, और इदारे क्योंकि अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो लोग ऐसे झांसे में आ जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक ये रिवायत है, ये चीज़ खून में दौड़ती है कि हम तबाही आकर गुजर जाने के बाद सोचते हैं कि हमने क्या कुछ करना था या क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये भी बहुत महदूद ऐसे केसेस हैं जिसमें ये होता है, वरना अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये आदत है कि जो हो गया हो गया, और जो आएगा उसको देख लेंगे, अल्लाह मालिक है। तो ये हमारी वो है। अभी ऑनलाइन देख रहा था, कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं, वेबसाइट्स ऐसी हैं, और ये अभी से काम नहीं है, ज़माने से है। अब मुख्तलिफ इसकी अशकाल हैं। वो SMS के ऊपर आते हैं, मैसेज आता है कि फ़ाद भाई के शो में आपको टिकट मिल जाएगा, आप 10,000 रुपये जीत गए, 20,000 हमें भेज दें, और लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। अच्छा, अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, उनके सामने ये सब कुछ हो रहा है, वो नंबर्स भी आ रहे हैं, आसानी से वो ट्रेस भी किए जा सकते हैं, लेकिन कोई इसके ऊपर वो नहीं है। बहरहाल कभी कोई खातून मैसेज कर देती हैं, इजी लोड भेज दो और ये और वो। तो ये सूरत हाल जब होगी तो लोग फिर बेवकूफ़ बनते रहेंगे। अब ये ऑनलाइन लोन जो है वो दिए जा रहे थे, उसमें लोग ट्रैप हो गए। ये है क्या सिलसिला? क्या आपके ख्याल में किसकी जिम्मेदारी है कि इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करे? मेरे ख्याल में अब दुनिया में शायद ही चंद ममालिक ऐसे रह गए जहाँ पर आप इस तरह लोगों के साथ फ्रॉड कर सकें। जी, आपके पास देखें ये नेट की सहूलत मौजूद है, उसके ज़रिए अब लोग जो ज़हीन लोग हैं, फ्रॉड करने वाले, वो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, और जो मासूम लोग हैं वो इसमें फंस जाते हैं। अब वो मासूम लोग भी जो फंसते हैं वो भी अपने लालच में फंसते हैं। जी, जी, क्योंकि हर किसी को लालच है, बिल्कुल ठीक फिर है। वो इस हद तक चले जाते हैं। पहली बात तो आप गैर ज़रूरी मोबाइल को यूज़ ही ना करें। बहुत अच्छी बात है। आप मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करना समझ लें कि आपकी तबाही है। अब मुझे इतने साल हो गए, मेरे पास एक ही नंबर है शुरू का, आज तक वो इस्तेमाल करता हूँ। मुझे सिर्फ जो है ना अपना मोबाइल यूज़ करता हूँ, सिर्फ मिस कॉल देखता हूँ, किसकी कॉल है, किसकी नहीं है, किसको व्हाट्सअप करना है, किसका बहुत व्हाट्सअप आया। ऐसा ही है। मैं बाकी चीज़ों को जानता ही नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जानता नहीं नहीं, नहीं, मैं जानना बिल्कुल नहीं चाहता, जानना नहीं चाहते, बिल्कुल सही। क्योंकि मेरे पास वैसे बहुत काम है। अच्छा, ये चीज़ देखिए आदत में शामिल हो गई है कि हाथ में 300 रुपए की घड़ी हमने बांधी हुई है, लेकिन मोबाइल के ऊपर टाइम देख रहे हैं, तो इस हद तक आदत जो है वो पड़ गई है। तो ये है चक्कर। जी, बस वो लोगों को जो है ना, जब तक ये लालच से बाहर नहीं निकलेंगे, हर दौर में जो है ना लोग लालच में फंसे। अब जैसे आपको पता है कि एक मरतबा जो हमारे गल्फ कंट्री के अंदर एक मरतबा तबाही आई थी, आज ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2007-8 में जी, जी, लोग रोडों पे आ गए थे, ओहो, गाड़ियां छोड़ के चले गए थे लोग, मतलब समझ मुझे लेंगे याद है, खत्म हो बिल्कुल गए याद थे ना, है, आपने बड़े सही बड़े कहा। लोग खत्म हो गए बहुत थे। बड़ा फाइनेंशियल मगर क्राइसिस लोग था। भूल जाते हैं, आज जाए दोबारा लाइनें लगी हुई हैं। और वो मैं देखता हूँ, मैंने कहा बस अल्लाह ही इनको बचा सकता है, ये खुद बचना नहीं चाहते, ये खुद जाके लुटना चाहते हैं। भाई कुछ भी है, आपका मुल्क है, आपके मुल्क में आपकी सेफ्टी है, आपका पासपोर्ट है, कुछ ना होने से बेहतर है कि आपके अपने मुल्क में जो भी चीज़ है आपकी अपनी तो है। नहीं, हमारे लोगों का हुजूर, ये कता कलामी की माजरत चाहूँगा, मैंने देखा है बड़ी अजीब अजीब कुछ मामलात हैं। एक मुशाहिदे में एक चीज़ गुजरी, मैं एक जगह से गुजर रहा था, तो मैंने देखा लोगों की एक बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। तो लाइन देखकर सबसे पहले जो एक मुझ जैसा आदमी है उसको ख्याल ही आता है शायद कोई यहाँ पर बिल जमा हो रहा है। मैंने एक साहब को पूछा, मैंने कहा ये शोरूम के बाहर किस चीज़ के बिल जमा हो रहा है? कह रहा भाई बिल जमा नहीं हो रहा है, ये हम पैसे लेके खड़े में, जो गाड़ी अब आज से 2 साल के बाद आएगी उसकी हम बुकिंग कर रहे हैं, एडवांस में इनको पैसे दे रहे हैं। तो मैं एक सेकंड के लिए सोचने पे मजबूर हो गया। मैंने कहा ये गाड़ियों की बुकिंग और ये लाइन लगा कर ले रहे हैं, और मैंने कहा गाड़ी कौन सी है? कहने लगा वो फलाना मॉडल की गाड़ी है। मैंने कहा क्या आपके ख्याल में उसकी कितनी कीमत है जिसके लिए आप इतनी तकलीफ उठा रहे हैं? कहना क्या करें भाई, काम है हमारा, हम तो करेंगे ही। और मैंने कहा ये जो कीमतें बढ़ने की जिम्मेदारी ये किसके ऊपर आयद होती है? क्या ये ऐसे लोग नहीं है जो लाइनें लगाकर ये गाड़ियाँ किसी को बाहर से दिखाएं? अभी कोई आपका रिश्तेदार आया, आप दिखाएं ये गाड़ी हम चलाते हैं, वो कानों को हाथ लगाता है कि यार वहाँ पे तो लोग ऐसी गाड़ियों में बैठना तस्वर नहीं करते जो आप लाखों करोड़ों रुपए में खरीद रहे हैं, मजबूर हैं हम खरीदने पे। ये सूरत हाल है जनाब। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेनी होगी और ब्रेक के बाद ये सिलसिला गुफ्तगू का जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे।
ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाए और उनसे गुफ्तगू हो रही थी जो मुल्क की मौशी सूरत हाल इस हवाले से। सैयद रोशन अली वारसी साहब हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जिनसे हम बात कर रहे थे। हुज़ूर ये फरमाइए, ब्रेक पे जाने से पहले वो जो ऑनलाइन काम हो रहा है इसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता था। पूरी दुनिया में इसके ऊपर काम हुआ, बड़े अच्छे बिजनेसेस हुए, लोगों ने इससे पैसा कमाना सीखा। और ख़ास तौर पे वो वक्त जब कोविड का हमला पूरी दुनिया पे हुआ, लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आई कि घर बैठे भी और कम एफर्ट के ज़रिए ज़्यादा काम कैसे लिया जा सकता है। तो ये पूरी दुनिया को एक चीज़ सिखा गया, लेकिन हम बदकिस्मत लोग इससे सबक नहीं सीख सके। ये फरमाइएगा क्या कुछ किया जा सकता है, और ख़ास तौर पे ये जो ऑनलाइन का तरीका है पूरी दुनिया में बड़ा ऑथेंटिक समझा जाता है। किसी से आप ट्रेडिंग करें, कोई अगर आप काम कर रहे हैं, बड़ी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो ख़रीदो फरोख्त का काम कर रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल सूरत हाल उससे ये अक्सर मुख्तलिफ है। फरमाइएगा ऐसा क्यों महसूस होता है? देखिए, ऑनलाइन तो एक अल्लाह की तरफ से ये टेक्नोलॉजी जो है उससे आपको फायदे का, उससे बहुत ज़्यादा फायदा हो जी सकता है, आप जी, उठा भी सकते हैं, बिल्कुल उठा सकते आपका पैसा भी बच सकता है, आपको सहूलत डोर टू डोर आपको सहूलत मिल सकती बिल्कुल है। ऐसा ही है। ऑनलाइन सिस्टम को अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करें तो उसमें बहुत फ़ायदे हैं। जी मगर आप ये देखें कि इसमें लोग को ऑनलाइन के ज़रिए जो है ना बहुत से लोग फंस भी जाते हैं, जी बहुत से लोग जी ट्रैप हो जाते हैं। तो अब हमारे यहाँ जो है ना, जब कोई टेक्नोलॉजी होती है तो जितने लोग अगर उसका फ़ायदा उठाने वाले होते हैं, उसमें नेगेटिव लोग जो है ना उससे तो दूसरे तरीके से फ़ायदा उठाने वाले बिल्कुल बहुत ऐसा ही होते हैं। बजाय ये कि इससे पॉजिटिविटी फैलाएं, है। इसका फ़ायदा वो दें कि लोगों को फ़ायदा हो और जो कर रहा है काम उसको भी फ़ायदा हो। जी और इसमें ऐसे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं जिनका लेना देना कुछ नहीं, वो ऑनलाइन का बिजनेस शो करके पैसे ले लेते हैं, कुछ कर देते हैं। मतलब इसमें जी जब जी तक आपको इतनी अवेयरनेस ना हो, जब इतनी मालूमात ना हो, तो मेरा ख्याल में जब तक आपकी स्टडी नहीं है, आप मुतमईन नहीं है ऑनलाइन के काम से, तो जब तक उसमें हाथ ना डालें। जी अगर जी, ऑनलाइन करने वाला आदमी कर रहा है और वो सही है और आपको तसल्ली है, तो आप उसके साथ काम जरूर करें, आपको बेनिफिट होगा। बिल्कुल ठीक है। आजकल ऑनलाइन में आप देखें कितने लोगों की ट्रांसपोर्टेशन बच गई है, जी जी, ऑनलाइन के जरिए चीज़ें घर पे आ जाती हैं, बिल्कुल तो वो ऐसा एक ही है। पॉजिटिव काम है। ऐसा ही आप है। पॉजिटिव काम अगर करेंगे ना तो उसमें फ़ायदा है। बिल्कुल ठीक मगर ये ऑनलाइन के जरिए लोगों ने जैसे बैंक लोन देना शुरू कर दिया और सेल्फ लोन देना शुरू कर है। दिया, अब उसके साथ जो अब मैं जो अक्सर चीज़ें देखता हूँ तो उसके अंदर लोग ट्रैप हुए हुए होते जी हैं। जी, तो देने को वो हो सकता है 1 लाख रुपए दिया, वो बिल उनका जो है ना वो तक 10 लाख रुपए का बन गया। बिल्कुल ऐसा ही तो है। भाई आपने ये लिए थे, ये दिए थे, मतलब उसको झांसे में आ जाते हैं, उसकी मिस कैलकुलेशन होती है, मगर दिखाते कुछ हैं, फिर उसको कैलकुलेट करके उसको फंसा लेते हैं, जी उससे कुछ ऐसे एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ जब तक आपकी मालूमात किसी चीज़ में नहीं हो, किसी भी शोबे में जब तक मालूमात नहीं हो, आप उसमें हाथ ना डालें। बिल्कुल ठीक है। ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि हमारे यहाँ बिल्कुल हर चीज़ जो है वो बड़े अजीब तरीके से होती है। मुझे याद है एक ज़माना था बैंकों के अंदर, जब आप जाते थे, मुशर्रफ साहब का उस वक्त दौर था, बड़ी बैंकिंग पूरी पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से फैल रही थी, लोग कंज्यूमर फाइनेंसिंग के ज़रिए बड़ा फ़ायदा उठा रहे थे। और बैंकों के अंदर बड़े अजीब अजीब लोग, हमारे जैसी शक्लों वाले लोग बैठे होते थे, तो हम बड़ा परेशान होते थे कि यार ऐसे लोगों का बैंकों में क्या काम है। तो वो रखे इसलिए जाते थे कि वो लोगों से जाकर वो पैसे निकलवाते थे। पहले क्रेडिट कार्ड पे ख़रीदारी होती थी, और फिर एक सानिया हुआ, उसके बाद फिर ख्याल आया, फिर अदालतों की तरफ से फ़ैसला आया, तो वो एक सिलसिला था। बहरहाल अभी ये जो एप्लीकेशंस हैं, तो ये गुजारिश आपसे है जो प्रोग्राम देख रहे हैं खुदारा, कि कोई भी इस किस्म की अगर कोई ऑफ़र आपके पास आती है तो इससे ज़रा इसकी पहले तहकीक कर लें। और किसी भी ऐसी चीज़ में जहाँ आपको पैसा लगाने के लिए कहा जा रहा है, अगर कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसी इसमें अट्रैक्शन है जो काबिल कबूल ना हो, या सोचने पे इंसान मजबूर हो कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अगर एक चाय का कप ख़रीदें, साथ में आपको अगर कोई 1 करोड़ की गाड़ी अगर उसके साथ फ्री दे रहा है, तो ज़रूर सोचें कि ये कैसे मुमकिन है और क्यों, इसके पीछे जो है वो क्या सोच जो है वो कार फरमाए। हुज़ूर ये फरमाइए कि अब ये जो कुछ हो रहा है ये रियल इस्टेट के शोबे में तो बहुत ज़्यादा हुआ कि जनाब आप एक जगह में गया, ऐसे ही एक हमारे एक दोस्त उन्होंने प्रोजेक्ट खड़ा किया और हमें कहा कि आप आगे चाय पिए और देखें भी, हम चले गए। जब वहाँ गए तो हमने कहा ज़रा चेक करते हैं वो जो उनकी टीम बैठी है वो कैसे काम करती है। उनके पास एक लड़के के पास गया, उसने पहले मुझे 2-4 चीज़ें दिखाई और बड़े उसने कन्विंस करने के लिए बड़ा ज़ोर लगाया कि किसी तरह वो बन जाए। उसके शक्ल से धोखा खा गया, उसने कहा ये शायद कोई पैसे वाला आदमी होगा, उसको क्या पता था हमारी क्या हाल है। तो बहरहाल उसने बड़ी कोशिश की, और जब आखिर में मैंने उसको यकीन दिला दिया कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, उसने उस वक्त भी मुझसे कोशिश की कि कुछ ना करे 1 लाख रुपए तो कम से कम निकलवा के कोई ना कोई चीज़ डलवा ही दे। तो इस हद तक जो है वो अपने काम में माहिर होते हैं। तो मैं बड़ा उससे मुतासिर भी हुआ, और फिर मैं सोचने भी मजबूर हुआ कि जब हम जैसा आदमी अगर इन बातों में आ सकता है और कहीं ना कहीं दे जाएगा वो इनको पैसे, तो एक आम आदमी कैसे इनके झांसे में नहीं आएगा। ये फरमाइए।
अब देखें, अभी जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पर एक साहब हैं, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, मगर उन्होंने जो काम किया है ना, तो लोग आ, खून के आंसू रो रहे हैं। हाय हाय। मतलब इतना एतमाद पहले से हासिल कर लिया, और एतमाद हासिल करने के बाद वो ये हुआ कि शुरू में आपको नफ़ा दिया नफ़ा दिया नफ़ा दिया, बाद में ये हो गया कि बस यार ये पैसे रख लो, जहाँ मर्जी लगा लो। हाँ जब वो लेवल आ गया उसके बाद उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए, उसके बाद पैसे शिफ्ट हो गए कहीं और। जी। अब वो कहते हैं मेरे पर रुपया भी नहीं है। अब लोग कह रहे हैं भाई किसी के 10 करोड़ है, किसी के 20 करोड़ है, किसी के 50 करोड़ है। बोले कहाँ गए पैसे? बिल्कुल ठीक। है ही नहीं, है ही नहीं। भाई बोले ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पे खड़ी हुई हैं, बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, पैसा कहाँ गया? ऐसा कहाँ गया? बता नहीं रहे। तो देखिए ये जो लोग हैं ना, लालच में फंसते हैं। अब वो बेचारे, एक साहब से मेरी मुलाकात हुई कोई एक हफ्ते पहले या 2-3 दिन पहले, तो बड़े शरीफ नफ्स इंसान, तो मुझे कहने लगे रोशन साहब ये हुआ। मैंने कहा फ्रॉड हो गया आपके साथ? कहे नहीं नहीं हमारे पास एग्रीमेंट है। मैंने कहा देखें आप पढ़े लिखे आदमी हैं, फ्रॉड पे एग्रीमेंट लेके बैठे हुए हैं, वो उसकी लीगल हैसियत कुछ नहीं है, कुछ उसके नहीं। नाम पे चीज़ नहीं, उसका अपना ज़ाती प्लाट, उस पर बुकिंग के लिए बिल्डिंग के पैसे लिए और वो प्लाट ही बेच दिया किसी और को। अच्छा उनसे ले लिए अच्छे खासे पैसे, तकरीबन 70-80% पैसे ले लिए। ले लिए थे। ओके यार ये मेरा प्लाट है, मैं इस पर बिल्डिंग बना के आपको दे दूंगा। अब बाद में वो प्लाट जो है ना किसी और को बेच दिया, फिर ले लिए वहां से कोई 100% पैसे। अब वो कहने लगे कि वो यार ये क्या क्या? बोले नहीं मैं आपको शिफ्ट कर रहा हूँ किसी और जगह। अब ये देखें तरीका है वारदात, तरीका है वारदात। तरीका तो वारदात। मैंने सबको ये पैगाम देता हूँ कि कभी किसी पे भरोसा ना करें, अपना डॉक्यूमेंट क्लियर रखें। फर्ज करें अगर कोई चीज़ लेते भी हैं, अगर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन कोई चीज़ ली, आपने उसको तकरीबन 70-80% पेमेंट कर दी है और आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि उसकी मर्जी है, तो वो उसको कंप्लीट करेगा तो आपके नाम पे ट्रांसफ़र बिल्कुल होगी। ऐसा ही। और आपको क्या पता जब तक कंप्लीट नहीं कर रहा उससे पहले और कितने लोगों को वो चीज़ दिखा के भेज देगा कि मेरी चीज़ें ज़ाहिर डॉक्यूमेंट तो मौजूद है। बिल्कुल तो ऐसा ही। उससे बेहतर है कि जब आपके पास इतनी पेमेंट दे दें, देने के बाद आप उससे डायरेक्ट एग्रीमेंट किया हुआ, आपने साइन ले लिए, तो आप जाएं जाके रजिस्ट्रार ऑफिस में उसको रजिस्टर्ड करवा लें। उसके ऊपर थोड़ी सी ड्यूटी जरूर जाएगी, ड्यूटी जाएगी, आप सेफ हो जाएंगे। उसके बाद वो चीज़ किसी को भी बेचे, मगर फिर कोर्ट बोले कि नहीं इनका रजिस्टर्ड हुआ हुआ एग्रीमेंट, आप इसी के नाम पर ट्रांसफर होगी, तो आप सेफ हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। छोटी छोटी सी चीज़ें जो है ना इंसान को समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। और इसके लिए देखें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमेशा इस चीज़ पे जोर देते हैं, आपने तो ये चीज़ हमें बल्कि बावर कराई है, कोई भी चीज़ खरीदने से पहले या अगर रेंट पे भी दे तो सेफ्टी को सबसे पहले मद्देनज़र रखा जाए। वरना आप यकीन कीजिए ये जो लोग यहाँ पर, हम तो खैर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हर शख्स को एक थाना कचहरी और एक हस्पताल से महफूज रखें। जितनी अदालतों में केसेस हैं ना, उसमें जो सबसे ज़्यादा मुकदमात हैं वो हैं ही इस हवाले से कि ये जो ख़रीदो फ़रोख्त के जो मामलात होते हैं इस वक्त, जो ये गलतियाँ हैं, जिस चीज़ को नज़रअंदाज किया जाता है वक्ती तौर पे कि चलें ये बाद में हो जाएगा, वही आगे जाके उनके लिए मुसीबत बनते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जो है वो आप समझ लें कि जिसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है ख़रीदो फ़रोख्त से पहले। ख़ास तौर पे प्रोग्राम में बात करने का मकसद भी यही है कि आपको आगाह किया जाए, है ना। हुजूर अब ये फरमाइए कि वक्त महदूद है, आने वाले वक्त में क्या समझते हैं कि जहाँ पर मुआशी मामलात इतने ज़्यादा तंग हो जाएंगे और अगर ये जिस तरह के फ़ैसले लिए जा रहे हैं, कारोबार कैसे चलेगा और क्या कुछ अब हो सकता है? क्या कोई उम्मीद बाकी है? आप हमेशा बड़ी अच्छी बात करते हैं, आखिर में कोई ना कोई एक उम्मीद दे जाते हैं। हम जैसे लोग जो मुकम्मल नाउमीद हो चुके हैं उनके लिए क्या मैसेज है, क्या फरमाएंगे? जी देखें जो हो गया, मगर अब मजीद जो है ना अपना पैसा जो रखा हुआ उसको सेव कर लें, बचा लें। ठीक है। खासतौर पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि आपसे कोई मतलब लोग परेशान हाल है ना, जो परेशान है वो सोचता है किस तरीके से मैं पैसा ले लूँ। तो जो जायज़ तरीके से जो खौफ खुदा वाला आदमी है वो तो किसी पे डाका नहीं डालेगा, मगर वहाँ ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि वो टारगेट करते हैं कि यार किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कौन सी प्रॉपर्टी, किस तरीके से हम उसको हथिया लें। तो उसमें भी अभी फिर मजीद वो अब ऐसे लोग मार्केट में ज़्यादा आएंगे जब माशी हालात ख़राब होते हैं। तो उसके बाद ऐसे लोग मार्केट में ज़्यादा आते हैं कि यार किसी को कैसे बेवकूफ़ बनाए। वो एक अलग क्लास होती है जो बेवकूफ़ बना दे, और बनने वाले जो है ना वो शरीफ होते हैं, वो भरोसा करते हैं। तो भरोसे नाम की चीज़ तो अपनी ज़िंदगी में से निकाल दें। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल निकाल दें। अगर निकालेंगे तो फिर जिम्मेदार आप खुद होंगे, कोई और नहीं होगा। वो तो अपना काम करने आया है। आप रेंट पे कोई प्रॉपर्टी देते हैं तो रेंट पे देने से पहले आप सोचें कि आप जिसको रेंट पे दे रहे हैं, आप सोचें। मैं आपको एक और चीज़ बताऊं यासिर मियाँ, कि रेंट पे लोग प्रॉपर्टी जब देते हैं तो कोई कब्जा करने वाला ग्रुप है, अब उसको पता है 10 करोड़ का घर है,
10 करोड़ का घर तो ऐसे हाथ में आएगा नहीं, कोई देगा भी नहीं, कोई लीगल डॉक्यूमेंट भी नहीं। ये कितना अच्छा तरीका है कि एक साहब कह रहे हैं यार ये घर जो है ना मैं 2.5 लाख रुपए किराए पे दूंगा। अच्छा, अब 2.5 लाख रुपए किराए पे, एक मिसाल दे रहा हूँ, 2.5 लाख रुपए किराए पे देने के बाद उसको 10 महीने का किराया दे दिया, सब कुछ मिला के 20-25 लाख रुपए दे रहे हैं 10 करोड़ रुपए के लोग लेते हैं। और जो ऑनर होता है वो साइन कर रहा है, मतलब उनको अथॉरिटी दे रहा है और पोजीशन अपने हाथ से दे रहा है। अब उसके बाद वो आगे चल के वो अपने बच्चों को एडमिशन कराता है, 10-10 20-20 साल वो उनको लटका देता है, वो तो घर देता ही नहीं है। आखिर ये होता है कि जिनका घर होता है वो कहते हैं भाई हमको 5 करोड़ रुपए दे दो, हम खाली कर देंगे, वरना कोर्ट के जरिए ले लो। अब कोर्ट में, अदालतों में ऑलरेडी इतने फैसले पड़े हुए हैं, इतने काम चल रहा है कि उनके पास भी बेचारों को टाइम नहीं है। फिर जब भी कोई डेट आती है तो उसके ऊपर वो मतलब वो आगे का टाइम ले लेते हैं। ये सब चीजें गलती से बचने के लिए आप लालच नहीं करें। अगर घर खाली पड़ा हो, खाली पड़े रहने दें नहीं किसी को। बिल्कुल ठीक है रोशन साहब, ये बड़े काम की बातें हैं। मैं चाहूँगा इंशाल्लाह कि अगली जब नशिस्त हो तो तफसीलन इस मौजू पे गुफ्तगू की जाए, क्योंकि ये अब जो सेगमेंट का वक्त है वो मुकम्मल हो गया। बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपके साथ रहती है हमेशा ही, मुल्क की जो सियासी और मौशी सूरत हाल है उस पर हम गुफ्तगू करते हैं। ब्रेक का एक वक्त हो रहा है, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी और ब्रेक के बाद जो सिलसिला है प्रोग्राम का वो जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।